नमस्ते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो चीज न्याय को बढ़ावा देने के लिए बनाई जाती है वही एक बड़े विवाद का कारण बन जाती है। आज हम एक ऐसी ही हैंडबुक की कहानी देख रहे हैं जिसे डिजाइन तो किया गया था जेंडर स्टीरियोटाइप्स यानी लैंगिक रूढ़ियों से लड़ने के लिए, लेकिन अब उसी पर सवाल उठने लगे हैं। और देखिए, बात तब और भी ज्यादा पेचीदा हो जाती है जब ये आलोचना कहीं और से नहीं बल्कि खुद भारत के चीफ जस्टिस की तरफ से आती है, और वो भी अपने ही संस्थान की एक हैंडबुक के लिए। ये वाकई एक असाधारण स्थिति है। तो चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये हैंडबुक है क्या, और ये अचानक से इतनी विवादास्पद क्यों हो गई। असल में ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये न्यायपालिका के अंदर भाषा और सोच को बदलने की एक बड़ी कोशिश का प्रतीक है। तो देखिए, हुआ ये कि 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने बड़े अच्छे इरादे से ये हैंडबुक लॉन्च की, लेकिन फिर आया फरवरी 2024, जब एक यौन उत्पीड़न मामले की सुनवाई चल रही थी, और उसी दौरान खुद चीफ जस्टिस की एक टिप्पणी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि अब इस दस्तावेज की समीक्षा के लिए एक पैनल बनाने का अनुरोध किया गया है। तो ये मुख्य आलोचनाएं थीं क्या? दो शब्द सामने आए, तकनीकी और हार्वर्ड उन्मुख। ये शब्द अपने आप में ही एक इशारा करते हैं कि शायद ये गाइड भारत की जमीनी हकीकत से बहुत दूर है, थोड़ी एलीट है। चलिए देखते हैं कि इन आलोचनाओं के पीछे की असली वजह क्या है। सुनवाई के दौरान जो तर्क दिया गया वो ये था कि हैंडबुक की भाषा इतनी मुश्किल है कि आम इंसान की समझ से बाहर है। एक चिंता ये भी जताई गई कि इसमें जो फोरेंसिक शब्द इस्तेमाल हुए हैं वो शायद सर्वाइवर्स को न्याय के और भी करीब लाने के बजाय उनसे और दूर कर दें। मतलब कुल मिलाकर आलोचना का सार ये था कि हमें कागजी गाइडेंस से ज्यादा जजों के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की जरूरत है। ठीक है, तो इन आलोचनाओं को एक पल के लिए साइड में रखते हैं और ये समझते हैं कि इस हैंडबुक को असल में बनाया किस लिए गया था। क्या ये सच में हार्वर्ड उन्मुख है या इसकी जड़ें कहीं और हैं? और मजे की बात यह है कि हैंडबुक खुद ही इन आलोचनाओं का जवाब देती है। इसमें साफ साफ लिखा है कि ये भारतीय केस कानूनों पर आधारित है। इसका लक्ष्य हमारी अदालती भाषा को हमारे संविधान के मूल्यों के हिसाब से ढालना है। मतलब ये कहीं हार्वर्ड से नहीं आई है, बल्कि पूरी तरह से भारतीय न्यायिक सिस्टम के अपने अनुभवों से निकली है। इस हैंडबुक के 3 बहुत ही सीधे और प्रैक्टिकल लक्ष्य हैं। पहला, जो गलत भाषा इस्तेमाल हो रही है उसे पहचानो और बदलो। दूसरा, जो गलत तर्क दिए जा रहे हैं उन्हें सामने लाओ और सही करो। और तीसरा, उन सभी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को एक जगह इकट्ठा करो जो पहले ही इन रूढ़ियों को गलत ठहरा चुके हैं। देखिए, भाषा सिर्फ शब्द नहीं होती, खासकर तब जब वो अदालती फैसलों में इस्तेमाल हो रही हो। ये समाज की सोच बनाती है या बिगाड़ती है, और हैंडबुक इसी की कुछ बहुत ठोस मिसालें देती है। यहाँ हैंडबुक का असल मकसद बिल्कुल साफ हो जाता है। ये रखेल जैसे अपमानजनक शब्दों या रेविस्ट जैसे पुराने नैतिकतावादी शब्दों को हटाने की बात करती है। इसकी जगह ये कहती है कि स्वायत्ता और सहमति पर आधारित एक न्यूट्रल, अधिकार आधारित भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। और ये सिर्फ कोई थ्योरी की बात नहीं है। 2010 के एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही एक महिला के लिए रखेल या कीप शब्द का इस्तेमाल किया गया था। ये हैंडबुक ठीक इसी तरह की भाषा को भविष्य के फैसलों से बाहर करना चाहती है। ठीक वैसे ही रैविस्ट जैसा शब्द यौन हमले की क्रूरता को कम कर देता है और उसे एक पुराने जमाने की रोमांटिक सोच से जोड़ता है। हैंडबुक का सुझाव है कि भाषा को हिंसा के असल एक्ट और सहमति की कमी पर फोकस करना चाहिए, न कि ऐसी गुमराह करने वाली शब्दावली पर। ये पूरी बहस सिर्फ कुछ शब्दों के बारे में नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा संदर्भ है जो न्याय देने की पूरी प्रक्रिया की आत्मा से जुड़ा हुआ है। और यहीं पर आकर इस पूरे मामले का सबसे जरूरी पहलू सामने आता है। इसे बहुत तकनीकी कहने की जो आलोचना है वो शायद इस बात से चूक जाती है कि इसके असली ऑडियंस कौन है। ये हैंडबुक सर्वाइवर्स के पढ़ने के लिए है ही नहीं, ये उन जजों और वकीलों के लिए है जिनकी तो पूरी ट्रेनिंग ही कानून की इसी तकनीकी भाषा को समझने और इस्तेमाल करने की होती है। इस हैंडबुक का पब्लिश होना सिर्फ एक दस्तावेज का जारी होना नहीं था, ये एक बहुत बड़ा संस्थानिक कदम था। पहली बार न्यायपालिका ने आधिकारिक तौर पर ये माना था कि हाँ, भाषा मायने रखती है और ये असमानता को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है।
तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये हैंडबुक न्यायपालिका के अंदर ज़्यादा जवाबदेही लाने की दिशा में एक कदम है। ये इस बात को पक्का करने की कोशिश है कि अदालत के फैसले हमारे संवैधानिक मूल्यों को दिखाएं, और इसे सिर्फ तकनीकी कहकर खारिज करने का मतलब है कि इस ज़रूरी प्रगति को कमज़ोर करने का जोखिम उठाना। और अंत में ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। क्या होगा जब न्याय देने के लिए इस्तेमाल होने वाले औजार, हमारे कानून, हमारे फैसले खुद ही असमानता की भाषा बोलने लगे? तब न्याय का क्या होगा? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।